राजीव। दोस्तों, लोकसभा में पूरे सप्ताह राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, लेकिन मामला पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर आकर ठहर गया। राहुल गांधी यहां से आगे बढ़ना चाहते थे, वो बताना चाहते थे, कुछ तथ्य, कुछ प्रूफ रखना चाहते थे, ऑथेंटिकेट करना चाहते थे अपनी बातों को, अपने भाषण को, लेकिन उन्हें आगे बोलने नहीं दिया गया। 2 दिन तक ऐसा ही चला। उसके बाद तीसरे दिन फाइनली ओम बिरला साहब ने क्या कहा था, आपने सुन लिया था। ओम बिरला साहब ने कहा था साफ साफ कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला हो सकता था, अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, घट सकती थी, इसलिए नरेंद्र मोदी को नहीं आने का मैंने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी भी नहीं आए, नरेंद्र मोदी ने भी अपना भाषण नहीं दिया। खबर उसके बाद ये आई कि महिलाओं की टोली आकर नरेंद्र मोदी को बाइट कर सकती थी, यानी काट सकती थी दांत से, इसलिए यहां पर नरेंद्र मोदी को आने से रोका गया। अब सच्चाई क्या है ये तो ओम बिरला साहब बताएंगे और मोदी सरकार बताएगी और इनका खुफिया तंत्र बताएगा, लेकिन इसको लेकर विपक्ष की महिलाएं काफी आक्रोशित हैं, नाराज हैं। उन लोगों ने भी अपनी टोली बनाई है और आगे अब जब अगला सप्ताह आएगा तो उस सप्ताह हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है, ये मामला और कहां तक आगे बढ़ता है। यानी राहुल गांधी ने जिन पूर्व सेना प्रमुख एमएम मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का जिक्र किया था, उसके बाद से वहीं पर जो मामला अटका पड़ा है वो अटका पड़ा है। राहुल गांधी ने एक न्यूज़लेटर आज जारी किया है। उस न्यूज़लेटर में राहुल गांधी ने लिखा है कि मेरे प्यारे देशवासियों और साथियों, इस हफ्ते संसद में कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ अभूतपूर्व था बल्कि पूरी तरह अलोकतांत्रिक भी था। यह देखिए, यहां पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब मैंने एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी से पीछे हटने पर सवाल उठाया तो मुझे बोलने ही नहीं दिया गया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब के सामने आए तथ्यों ने एक असहज सच्चाई उजागर की है। जब चीन भारत पर दबाव बना रहा था तब प्रधानमंत्री हमारी सेना के साथ खड़े नहीं हुए, इसीलिए बहस रोकी गई, इसीलिए संसद को खामोश किया गया। यह सरकार डर से चलती है, जवाबदेही के डर से और सच्चाई के डर से। भारत को जवाब चाहिए और उसे ऐसी संसद चाहिए जहां स्वतंत्रता से बोला जा सके। उस न्यूज़लेटर को भी आपके सामने थोड़ी देर पहले सामने लेके हम आए भी थे। जरा देखिए इस न्यूज़लेटर में पूरा, इसको जरा दिखाइए नीचे तक। कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री, संसद में ये सप्ताह पूरा ये लिख रहे हैं। फिर आए झूठ और डर, उसके बाद अलग अलग यहां पर तस्वीरें, वीडियो देखें, ये सब इन्होंने ये न्यूज़लेटर मोदी सरकार को हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और उठाओ अपनी परिवर्तन की पहली सीढ़ी है, उठाओ अपनी आवाज, ये बात। इसके साथ इन्होंने कुछ वीडियो जारी किए हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। एक वीडियो आपको दिखाता हूं। उस वीडियो में पूरा एक रिकैपिंग है। इन्होंने जो पूरा सप्ताह, ये जो सप्ताह बीत रहा है, आज शनिवार का दिन है और जो कुछ हुआ है उसको लेकर आए हैं राहुल गांधी। देखिए जरा इस वीडियो को। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. No. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ। They've given it to them. It is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. Ball is in the publishers and the MOD court. But I enjoyed writing the book, for better or for worse, and that's that. जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, हमें क्या करना है, पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूँ। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेज अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए।
नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। नरवाने जी ने साफ लिखा है। आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केयर्ड ऑफ मी। तो यहीं से ये भाग रहे हैं और नरवणे साहब ने जो लिखा है वो यहां पर रख रहे थे। राहुल गांधी पूरा अपने न्यूज़लेटर के साथ इस वीडियो को, एक नहीं बल्कि 3-4 वीडियो उन्होंने जारी किया है और उसमें से एक वीडियो आपके सामने हम रख रहे थे। तो साफ है कि राहुल गांधी अगले सप्ताह भी संसद में इस मसले को उठाने वाले हैं। और इस बीच मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया पहुंच गए हैं। 2 दिनों की यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों से कहा है कि इस साल 2026 की ये उनकी पहली यात्रा है और इस यात्रा के लिए उन्होंने मलेशिया को चुना है। आप समझ लीजिए, जहां जाते हैं वहां के लोगों से इस ढंग से आत्मीयता दिखाने की वो कोशिश करते हैं। तो इस साल की पहली विदेश यात्रा, उसमें मलेशिया पहुंचा हूं, आप लोगों के बीच पहुंचा हूं और आप लोगों की कितनी फिक्र करता हूं, खैर ख्वाह वाला इंसान हूं मैं, आप जानते हैं। खैर, लेकिन कल रात अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिसे आज मीडिया के सामने लाते हुए वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने मील का पत्थर साबित होने वाला बताया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार इसमें बहुत कुछ छिपा रही है। आज पवन खेड़ा ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमारा जो शक था वो अब साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसे बीजेपी के लोग डील कह रहे हैं। आपको आने वाले समय में समझ आ जाएगा कि भारत को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लिस्ट पढ़ी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो छिपाया गया। यहां पवन खेड़ा कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप रोज किसानों, एमएसएमई के हित के सवाल सरकार से पूछेंगे। आज मैंने देखा कि जब रूस से ऑयल खरीदने यानी तेल खरीदने के विषय में सवाल पूछा गया तो पीयूष गोयल ने कहा यह विदेश मंत्री बताएंगे। विदेश मंत्री से अमेरिका में पूछा गया तो वो बोले कि ये तो कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे। फिर बीच में डोभाल जी कूद पड़े, बोले कि मैंने जाकर अमेरिका को धमका दिया है कि हम झुकेंगे नहीं। तभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय सफाई देता है, डोभाल जी ने किसी को नहीं धमकाया। ये ट्रेड डील इस देश के करोड़ों लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, धोखा है। यह कहना है कांग्रेस पार्टी का, यह कहना है पवन खेड़ा का। सुनिए जरा। जो एप्स्टीन के जिक्र मेल्स के मोदी जी के कई घनिष्ठ लोगों के उसमें आते हैं, उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो शक की सुई है, अब वो शक की सुई नहीं रही। अब वो साबित हो चुका है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी दबा हुआ है, ये आदमी सरेंडर्ड है, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये डील, जिसको ये डील कह रहे हैं, ये डील आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में हमको क्या क्या नुकसान देकर जा रही है। सेक्टर्स बहुत हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि लिस्ट जो दिखाई गई, जो पढ़ी, जो सुनाई गई वो अलग है, जो छिपाया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार रोज किसानों के हित के सवाल, इस देश के जो लघु उद्योग हैं उनके हित के सवाल पूछ के जवाब अमेरिका से नहीं, जवाब पीयूष गोयल से। आज मैं सुन रहा था अपने साथियों में से कोई उनको रशियन ऑयल के विषय में पूछा तो बोले साहब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे। फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका में कल पूछा, बोले वो मेरे को नहीं मालूम, वो तो कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे। ये इस सरकार की हालत है। और बीच में डोवल जी कूद जाते हैं, यार मैंने जाके धमका दिया अमेरिका को, मैं नहीं झुकूंगा। और डोवल जी कूदते हैं श्रेय लेने के लिए एक ऐसी डील का जिसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। फिर एमईए क्लैरिफिकेशन देता है कि नहीं नहीं डोवल जी का कुछ गलत खबर है, वो नहीं गए, उन्होंने नहीं धमकाया। ये है इस सरकार की हालत। कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, डोवल जी कहते हैं मुझसे पूछो, मैंने धमकाया था। और होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो अमेरिका से प्रेस नोट आया होता है, और वो भी ऐसा कि हम नजर रख रहे हैं हिंदुस्तान पर। ये डील
इस देश के साथ, इस देश के करोड़ों लोगों के साथ, इस देश की एक समृद्ध विरासत है, विदेश नीति की एक विरासत है, उसके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। आपने सुन लिया आपने कि ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, यहां कह रहे हैं पवन खेड़ा। इसके बाद पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिका अब भारत पर नजर रखेगा। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। नजर चोरों पर रखी जाती है। अमेरिका सीधे सीधे भारत को चोर कह रहा है और नरेंद्र मोदी खुश हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं क्योंकि हमें चोर साबित कर दिया गया है। भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, यह अमेरिका तय करेगा और अमेरिका उस पर नजर रखेगा। और अगर हमने रूस से तेल खरीदा तो फिर से टैरिफ डाल दिया जाएगा। ये सारी बातें कहते हुए बहुत दुखी हो रहे थे यहां पवन खेड़ा। कांग्रेस पार्टी दुखी हो रही थी और यहां एक्सपोज कर रही है कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को। जरा सुनिए। एक कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे। हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा। और ऐसी डील लाया तो ना लीडर है ना डीलर है। ये है क्या? ये नरेंद्र मोदी क्या है? लीडर तो नहीं था कभी, न था, न हो सकता है, न है। अरे हमने सोचा अडानी अंबानी के लिए डील लाते हैं तो हो सकता है देश के हित के लिए भी कोई डील लाएंगे, अच्छी डील लाएंगे। ये खाक है डील, ये डील लाए हैं। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना जानता है, देश के हितों का। आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां, हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। और जब एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो राहुल जी ने इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए हितकारी हो सकता है? एक मिनट के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो झुक गया है, बिछ गया है, न्यौछावर हो गया है। ये डील से मालूम पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, सीज फायर के वक्त संशय था, शक था, लेकिन अब वो शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। ये है, हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट उसकी जा ही नहीं रही थी। ये क्या हाल है इस देश का? कैसे बना दिया इस देश को? यहां तक कैसे आए हम? यानी मोदी सरकार भले अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अपनी पीठ थपथपा रही हो, देश की जनता को इसके फायदे गिनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे आईना दिखा रही है, उसकी गलतियों को सामने ला रही है। मोदी भले ही इस सप्ताह लोकसभा में विपक्ष के सवालों से बच निकले, लेकिन अगले सप्ताह उनके लिए और मुश्किलों भरा, अगला सप्ताह जो है वो मुश्किलों भरा रहने वाला है, जब राहुल गांधी के साथ साथ दूसरे विपक्षी दल भी कई अहम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरेंगे। किसान भी नाराज दिखाई दे रहे हैं और खासकर इस मसले पे, इस मामले पर, अमेरिका के साथ डील पर। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या एक्सपोज हो रही है यहां मोदी सरकार।
मोदी सरकार की रणनीतियां क्या एक्सपोज हो रही हैं। इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, अंशु नैथानी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी और संजय सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी इस कार्यक्रम में। शकील जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। सप्ताह बीत रहा है, कल तक पार्लियामेंट कल 12 बजे ही उसकी घोषणा हो गई, 12 बजे या 2 बजे की। अब अगले सप्ताह सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। लेकिन यहाँ पर ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका से ट्रेड डील मोदी सरकार की नैया कैसे पार लगाएगा, ये जो मामला है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मोदी सरकार की नैया पार लगाएगा नहीं लगाएगा, राजीव जी, अब ये सवाल नहीं रहा। अब तो देश की नैया का सवाल आ गया। इस देश की नैया का क्या होगा, उसके खिवैया मोदी जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित दोनों पे इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कोई कोशिश भी नहीं हो रही। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है। जो अमेरिका को करना है अमेरिका करे, जो चीन को करना है वो चीन करे। आज तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी बात कह दी। जो पवन खेड़ा ने कहा है कि आपके सीक्रेट किसके पास हैं, प्रधानमंत्री के सीक्रेट हैं, कुछ गोपनीय है, कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। एपस्टीन फाइल का नाम ले लिया उन्होंने। प्रधानमंत्री को इस पे खुद आके व्यक्तिगत रूप से बात साफ करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा है तो फिर अमेरिका कहेगा कि हम नजर रखेंगे। कितनी शर्मनाक बात है कि हम कहते हैं हम विश्वगुरु हैं, और विश्वगुरु तो खैर चलिए, उनको तो बड़ी बड़ी बातें कहने का शौक है, मगर भारत एक बड़ी ताकत तो हमेशा से रहा है। और उसके ऊपर कोई दूसरा देश नजर रखे। थानों में हाजिरी लगाई जाती है, बहुत खराब शब्द है ये। पुलिस बुला के रोज पूछती है जिन पे नजर रखी जाती है। ये शब्द गांव गांव पहुंच गया है और नजर रखना सब जानते हैं किन पे रखी जाती है, उनका समाज में क्या स्थान होता है। भारत को उस स्थिति में ले आइए। ये जो डील हुई है, अमेरिका ने जिसकी घोषणा की है, वाकई जो है इसमें जितना बताया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा छुपाया जा रहा है। भारत में अब क्या क्या आएगा, जो जो भी उनके पास अतिरिक्त उत्पादन होगा, जिसका भी उन्हें प्रयोग करना होगा, जीएम क्रॉप्स, वो प्रयोग की अवस्था में है। भारत में उसके लिए अनुमति नहीं मिल रही है। यूपीए के टाइम से चल रहा है ये। क्यों? क्योंकि बड़ा सीधी इसकी बात है कि जीएम क्रॉप्स वहां पे की जाती है या वहां पे जरूरत होती है जहां उत्पादन कम हो। भारत का किसान जो है और भारत का कृषि वैज्ञानिक जो है हरित क्रांति के बाद से देश के लिए पर्याप्त अन्न उत्पादन करने लगा है, अतिरिक्त अन्न उत्पादन करने लगा है। तो जीएम क्रॉप्स की हमें जरूरत नहीं है। और एक बार जीएम आ गई, क्या क्या उसका असर होगा, क्या नहीं होगा, किसी को नहीं मालूम। क्या हम उससे निपट पाएंगे? अमेरिका के लिए प्रयोग होगा। वो प्रयोग कर रहा है भारत के अंदर आके कि इंसानों पे क्या असर होगा। उन्होंने जो मध्यम वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया है पवन खेड़ा ने कि मध्यम वर्ग पे इसका व्यापक असर होगा। मध्यम वर्ग का सोच ले, चेत जाए कि उसके और उसके बच्चों पर इन चीजों का क्या असर होगा। ज्वार आएगी वहां से। ये मिलेट की बात करते हैं, अन्नश्री कहते हैं उसको। शब्दों के तो ये इतना शब्दों का आडंबर करते हैं। वो ज्वार जो है वो वहां से यहां आएगी। ज्वार जो यहां पे भरपूर होती है हमारे यहां। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ा देश के लिए खतरा है, दोनों चीजों के लिए। चीन की तरफ से जो आपने सुनवाया अभी राहुल का, नरवाने का, मतलब उनके टैंक बढ़ते चले आ रहे हैं। वहां से जोशी जी कह रहे हैं नरवाने साहब को,
और नरवाने कह रहे हैं रक्षा मंत्री को कि 1 किलोमीटर रह गए, 500 मीटर रह गए, बिल्कुल करीब आ गए, हमारी सेना तैयार है, आदेश दें। कोई आदेश नहीं। और जो बात कही है 3 घंटे बाद, अगर पहली बार में ही कह देते तो आखिर फायरिंग करना पड़ी ना अपनी आर्टिलरी से। हमने फायर करके ही उनको रोका ना, तभी उनके समझ में आया। लेकिन उन्हें भी शायद यह बात मालूम थी कि यहां कुछ नहीं होगा, जितना बढ़ना है बढ़े चले। शायद हमें अब गलवान के बारे में फिर से बात करना पड़ेगी कि जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे किस वजह से हुए थे। उन्हें हथियार उठाने की इजाजत नहीं थी। राहुल ने कहा था यह बात, हमें अच्छी तरह याद है, जयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बड़ा शोर मचाया था उन्होंने। कैसे मारे गए हमारे सैनिक? लड़ते लड़ते सैनिक शहीद हो जाए वो एक अलग स्थिति होती है। होते हैं देश के लिए कुर्बान होते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते यहां तो उन्हें उस स्थिति में ले आया कि आप बिना लड़े अपनी जान गंवा दें। बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ये जो है दोनों चीजें अब सोमवार से जब शुरू होगी संसद तो उठेगी, विपक्ष उठाएगा, राष्ट्रीय हित की बात भी करेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी करेगा, और तीसरी बात महिलाओं पे लगाए गए आक्षेप की बात भी करेगा। महिला सांसदों के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लगा दिया आपने, उसका स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। जो कुछ आया है वो स्पीकर की तरफ से ही आया है, और आप देखिए कि उसको किस तरह से झूठा समझा जा रहा है, किस तरह उपास हो रहा है। हम कल परसों की बात है, रोज पूरा देख रहे हैं, कहीं पे भी मीडिया भी उसको नहीं उठा रहा है, मीडिया भी डरा हुआ है। इतना बड़ा झूठ बोला है वो कि महिला सांसद हमला कर सकती थी, उसने भी उठाने की ज्यादा कोशिश नहीं करी है। उसके अंदर भी सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है? दांत से काट लेंगी। मतलब इसके इतने सारे पहलू हैं। कोई महिला, वो भी सांसद, किसी पुरुष को के लिए दांत का इस्तेमाल करेगी, ये अपने आप में हमारे यहां की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो महिला पुरुष क्या बोल रहे हैं, ये कुछ मालूम है इनको? ये महिलाओं की तरफ सवाल उठना चाहिए। ये जी, हाथ भी तो नहीं लगाती है कोई, दांत से काट लेगी वो। शर्मनाक बात है। तो ये जो है कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी। सोमवार से ये फिर से सवाल उठेंगे सारे के सारे संसद में जी। और राहुल जो है, राहुल तो इसको उठाएंगे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी यहां पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और बार बार उस किताब का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी जब भी अपनी बात ला रहे हैं या उनसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा है तो वो वही कह रहे हैं कि जो उचित समझो वो करो। अब इस बात को, इस लाइन को राहुल गांधी ने इस ढंग से टैग लाइन बना दिया है। वो पत्रकारों से भी बात करते समय यही कह रहे हैं, और पत्रकारों पर तो हमलावर राहुल गांधी रहे ही हैं, कटाक्ष करें, छीटाकछी करें या कुछ और, लेकिन वो कहते हैं कि आप हमारी बात न दिखाते हो न सुनते हो। पत्रकारों को, खासकर गोदी मीडिया के पत्रकारों को ये बात वो कहते, समझते हैं राहुल गांधी की कितना वो बोल रहे हैं, कितना बताया जा रहा है, कितना दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आखिर इस घटना को कैसे देखती हैं आप अंशु जी? जब नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आते, परसों आप थी, हम लोगों ने बात की भी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का सदन में नहीं आना और उसके बाद इधर अमेरिका के ट्रेड डील, उस पर भी हम आते हैं। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उस डील को लेकर जितने उत्साहित नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार जितनी उत्साहित है, क्या सचमुच लगता है कि उसमें उतना उत्साहवर्धक कुछ चीज़ें हैं कि उत्साहित होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो आईना दिखाने का काम कर रही है, या कांग्रेस पार्टी जो जिन बातों को एक्सपोज कर रही है, जिन चीज़ों को ला रही सामने, अब देखिए 3% अमेरिका के साथ हम 3% के इस पे थे, एक्साइज ड्यूटी पे थे हम 3%, 3 से 50% चले गए थे। 50 से अब घट के हम 25 जो हमारे ऊपर थोपा गया था रूस के साथ, हम चूंकि डील कर रहे थे
ऑयल खरीद रहे थे, तेल खरीद रहे थे, 25% हुआ और 25% अलग से टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको कह रहे थे। 50% को आप लेके आए, अगर 25% हटा देते हैं तब 18% पे, उस 25% को रखते हैं तो 43 होता है, 43, और उसको भी हटा देते हैं तो 18%। 3 से 18 पे हैं। आप माला पहन रहे हैं, आप यहाँ अपना पूरा एनडीए के सांसदों से बधाई स्वीकार कर रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। आखिर कब तक इस देश को गुमराह किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है, और ये बात मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये आप 3 से 18 पे पहुंचे हैं, 3 से 50 गए थे, 50 से 18 पे आए हैं, लेकिन आज भी आप यहां विन विन सिचुएशन में नहीं हैं। और साफ साफ ये जो ट्रेड डील है, इसमें जो लिखा हुआ है कि भारत यहां से तमाम चीजों को जो भेजेगा उस पर मैक्सिमम पे 0% लगेगा, 0%। यानी हम यहां से जो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें 0% टैरिफ, और वो जो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें मैक्सिमम पर 18% टैरिफ। उसके बाद हम खुश हैं। आखिर ये बात क्यों नहीं निकलनी चाहिए? और जो पवन खेड़ा कह रहे हैं, जरा उस पर अपनी बात रखिए अंशु जी। ये इस ट्रेड डील पे बहुत खुशी जता रहे हैं, लेकिन दरअसल ये जो ट्रेड डील है वो भारत के लिए एक ट्रैप डील है, एक ब्लैकमेल डील है। जी बिल्कुल, यूएस के लिए, अमेरिका के लिए तो ये ग्रेट डील है। ये ग्रेट डील इसलिए है क्योंकि पूरी एक तरफा उन्होंने ये डील कर ली है। आपने कभी ये देखा है कि कोई इंटरनेशनल डील इस तरीके से हुई है जो कि सोशल मीडिया पर एक तरफा एक देश बताए? आमने सामने बैठ के डील की जाती है, जॉइंट स्टेटमेंट आता है, सारी बातें क्लियर कट होती हैं, विदेश मंत्री का, कॉमर्स मिनिस्टर का एक सही बयान आता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी सारी चीजें यूएस तय कर रहा है, वहां पर बैठकर तय हो रही हैं। आज पवन खेड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो उन्होंने कहा पत्रकारों से, क्या आपको नींद आ रही है? आनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा जो देश है वो यूएस टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्योंकि वहां जब दिन होती है यहाँ रात होता है, यहाँ रात होती है वहां दिन होता है, तो हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और हमारे मंत्री भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें तो हमारे देश की वहीं से ही निकल कर आ रही हैं घोषणाएं। अमेरिका ही हमारे लिए अगर कहा जाए पाकिस्तान के साथ सीज फायर कराता है, ट्रेड डील कराता है, तो वही घोषित करता है, हमें कुछ पता नहीं होता, और वो कागज में पहले नहीं आती है, जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं आती है, वो ट्रम्प के जो सोशल मीडिया है ट्रुथ, वो उस पर बोलते हैं, मौखिक तौर पर बोलते हैं, और बोलते हैं कि इसके तो डिटेल बाद में आएगी, यानी हमें जो मन करेगा हम उसमें आपको बताएंगे। और वो तो बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे मंत्री यहाँ कुछ नहीं कह रहे, और वहां उनके मंत्री और वहां पर उनके नेता ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी डील हुई है मोदी जी से, अब तो $500 बिलियन का कारोबार भारत हमारे साथ करेगा, उससे माल हमारा जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा, मोदी जी तो हमारे आगे नतमस्तक है, और हमारे नेता कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो हमारे लिए सारी चीजें अमेरिका तय कर रहा है, वही हमको बता रहा है कि भारत क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो इससे शर्मनाक और क्या बड़ी बात हो सकती है कि हम अपनी संप्रभुता गिरवी रख के, अपनी सॉवरेनिटी गिरवी रख के इंटरनेशनल कोई इस तरह की डील कर रहे हैं, और हमारे नेताओं को कुछ नहीं पता। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि ये तो पीयूष गोयल जी को पता होगा, कॉमर्स मिनिस्टर को। पीयूष गोयल जी कहते हैं हम रशिया से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये विदेश मंत्री को पता होना चाहिए। यानी ये टोपी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये पूरी तरह से एक ट्रैप डील है, ब्लैकमेल डील है, और आखिर ये डील क्यों की गई, ऐसी डील क्यों स्वीकार की गई जिसमें भारत के लिए नुकसान ज्यादा है और अमेरिका के लिए फायदा ज्यादा है। अमेरिका तो साफ तौर पे कह रहा है कि भारत को 5 साल में $500 बिलियन का हमसे माल खरीदना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कोई स्पष्ट नहीं है कि वो भारत से कितना खरीदेगा। यानी वो हम पूरी तरह उनकी मर्जी पर है, हमने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। इतनी बुरी हालत हमारी विदेश नीति की शायद आज से पहले नहीं होगी। हमको अगर इसकी जड़ पे जाना पड़ेगा तो ये इसके कारण कहाँ नजर आते हैं, और क्यों मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं इस पर बात कर रहे हैं, या क्यों भाग रहे हैं, और क्यों ये बार बार हवाला दिया जा रहा है कि विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा। बात यह है कि जो जरूरत के मुद्दे हैं इस ट्रेड डील पर आप सही तथ्य जनता के सामने नहीं रख रहे हैं, पूरा उसे ट्रांसपेरेंसी से पेश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको खुद ही पता नहीं है कि अभी
क्या कुछ ट्रम्प आपके ऊपर बहुत कुछ थोपता जाएगा, जो लिखित में भी नहीं है वो कई चीजें आप पर थोपी जाएंगी। पीयूष गोयल जी कह रहे थे कि मक्का इसमें शामिल नहीं है 0% पे, लेकिन इसमें अंदर दबी छुपी हुई बातें इस तरीके से है कि मक्का नहीं है लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट उसमें शामिल है, यानी पिछले रास्ते से होगा। कह रहे हैं सोयाबीन शामिल नहीं है लेकिन सोयाबीन तेल शामिल है, यानी धीरे धीरे हर वो चीज शामिल होगी और तर्क दिए जाएंगे कि यहाँ डिमांड बढ़ रही है, भारतीय किसानों के लिए कंपटीशन अच्छा मिलेगा। ये इन्होंने किसान जो बिल की है उस वक्त भी ऐसा कहा था, लेकिन हमारे किसान चुप नहीं बैठेंगे। इसके बैकग्राउंड में हमको जाना होगा, इसके बैकग्राउंड में कुछ है तो वो एप्स्टीन फाइल है, और ये पूरा एक गिरोह की तरह काम चल रहा है। ये कोई देश, ये सरकार, कोई एक संप्रभु सॉवरेन एक गवर्नमेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, हो रही है जो डील चल रही है। डील कौन कर रहा है? एप्स्टीन फाइल में जिक्र आया है अनिल अंबानी इज मोदी मैन, वो मोदी मैन है और वो सरकार के लिए डील तय करते हैं। और ये तो अब बहुत कहा जाए कि पब्लिक डोमेन में आ चुका है। जो चैट्स वहाँ पर से टेक्स्ट जो चैट्स हैं वो वायरल हो गए हैं, वो सामने आ गए हैं कि किस तरीके से अनिल अंबानी पूरी तरीके से जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके ताल्लुक थे, उनकी बातचीत थी, उनके चैट्स उजागर हुए हैं। उनको चूंकि अपने फायदे लेने थे और इस फायदे के लिए वो भारत सरकार की डील करा रहे थे, एक तरीके से दलाली ये की जा रही थी अपने फायदे के लिए। और दूसरी तरफ अडानी जी के ऊपर जो ये केसेस चल रहे हैं, वो जो वहाँ उनको सम्मन भेजे जा रहे थे ब्राइबरी केस में, उन पर पूरे फंसने की बात थी। तो ये एक गले की अगर कहा जाए हड्डी बनती जा रही थी, जिसमें पूरे सरकार के एक इकोसिस्टम और एक फाइनेंशियल सिस्टम के जो गड़बड़ी झाला है वो एक्सपोज होने का डर था। आप थोड़ा अगर धैर्य से सुनना चाहें तो इसको सुनिएगा। अनिल अंबानी पर 400 करोड़ का बैंक फ्रॉड का मामला भारत में बनता था और इसको लेकर वो परेशान थे, क्योंकि अगर वो उसको नहीं देते, ये 2019 की बात है, तो उनको जेल भी हो सकती थी। और ये एप्स्टीन फाइल में ये खुलासे हुए हैं कि वो एप्स्टीन से चैट कर रहे हैं, उनसे 750 करोड़ का लोन मांग रहे हैं। तो एप्स्टीन उनको कह रहे हैं कि लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर आपको किसी तरह दिवालिया घोषित कर लें तो कुछ बात बन सकती है। और उसके बाद क्या होता है? अनिल अंबानी भारतीय बैंकों से लोन लेते हैं। वो किस बात पर? 5G टावर लगाने के नाम पर, सोलर प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर वो सारा पैसा शेल कंपनियों में जाता है और वो इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और उससे वो अपना वो लोन चुकाते हैं और बैंकों को धोखा दिया जाता है, फ्रॉड होता है और इस तरीके से देश के हित को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है। और जब वो दलाली करने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि व्हाइट हाउस में जो सरकार के लिए डिफेंस डील या किसी तरह की चीजें कैसी होंगी, तब एप्स्टीन का जो एक टेक्स्ट आता है कि डील तो हो जाएगी लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा। तो उस पर अनिल अंबानी जी का ये टेक्स्ट उजागर होता है कि इंडियन मार्केट और व्हाटएवर, यानी हम आपको पूरा भारतीय बाजार आपको खोल देंगे। तो ये पृष्ठभूमि आप इसके यहाँ पर जाइए। कौन है अनिल अंबानी? वो कैसे डील तय कर रहे हैं? वो कौन होते हैं? तो आप सोचिए, ये गिरोह की तरह काम हो रहा है, एक फाइनेंशियल गिरोह काम कर रहा है और पूरे देश की अगर कहा जाए विदेश नीति और एक संप्रभुता को दांव पर लगाया हुआ है। और एप्स्टीन कहते हैं कि अंबानी जो हैं वो मोदी मैन है और उसके बाद अपने आप को दिवालिया भी घोषित कर देते हैं। और एक बड़ी बात और, जो रफाल जेट बनाया जा रहा था उसमें जो देख रेख का और मेंटेनेंस का जो ठेका है वो दिया जाता है ये अंबानी को, जबकि उन्होंने तो कभी एक मतलब खिलौने के हवाई जहाज बनाने का उनको अनुभव नहीं है। तो ये सब डील आखिर कैसे हो रही हैं? और उसके बाद भारतीय बैंकों से पैसा लेकर हमारे बैंकों को चपत लगाई जाती है, शेयर कंपनियां बनाई जाती है और उसके बाद जब ये सारी चीजें होती हैं, भारतीय मार्केट को खोलने की बात होती है, तो यहाँ से ये चीजें बढ़ती हैं। और उसके बाद एप्स्टीन की भी ये चीजें उजागर होती है। वो लिखते हैं टेक्स्ट में व्हाइट हाउस को ये संदेश कि मोदी इज ऑन बोर्ड। वो कब लिखते हैं? जब अनिल अंबानी से बात कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, समझिए ये डील कैसे चल रही है। और उसके बाद एप्स्टीन पूछ रहे हैं कि बदले में क्या मिलेगा, तो अंबानी कहते हैं कि आपको इंडियन मार्केट मिलेगी। तो ये समझिए ये कितना बड़ा खेल है। मोदी जी क्यों बच रहे हैं पार्लियामेंट में आने के लिए? आपको मैं ये बता दूं, ये पार्लियामेंट का पूरा सेशन, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। ये इतना बड़ा मुद्दा है ट्रेड डील का कि आखिर सरकार की ऐसी कौन सी नस दबी हुई है कि
कि अमेरिका हमारे लिए सब कुछ तय करता है। वो कहता है रशिया से तेल मत लो तो हम तेल नहीं लेंगे, जबकि रशिया हमारा इतना अगर कहा जाए शुरू से वो हमारा सच्चा दोस्त रहा है और हमारी हर मुसीबत में वो काम आया है। और हर कोई जानता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ हम युद्ध के मुहाने पे थे, जब युद्ध चल रहा था, तो किस तरीके से अमेरिका तो कभी भी हमारी मदद के लिए नहीं आया, वो तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और चाइना कैसे पाकिस्तान के सपोर्ट में था। और जब राहुल गांधी ये चीजें उजागर करते हैं, उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये एक तिकड़ी बन रही है पाकिस्तान, यूएस और चाइना, और जो हमारे लिए बहुत घातक है, जो बिल्कुल हमारे सामने आ चुके हैं, खतरा मंडरा रहा है। लेकिन हमारी सरकार को हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, न कोई 1 इंच जमीन पे आया है, न कोई घुसपैठ हुई है। और वही जब बातें गलत साबित होती है नरवणे जी की किताब से, वो कोई सिंपल कोई सिपाही सेना के या कोई ऐसे छोटे लेवल पे नहीं, एक जनरल, आर्मी जनरल ये बात कह रहा है और पूरे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि जो उचित समझो वो करो। यानी कि उनको छोड़ दिया गया। जब चीन के साथ हम युद्ध के मुहाने पे थे, कुछ भी हो सकता था। तो ये किस चीज के डर थे, ये क्यों ये खौफ था? तो ये चीजें आप देश की सुरक्षा को दाव में लगाते हैं, आप देश की पूरी इकोनॉमी को दाव में लगाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा आंकड़े भी झूठे पेश किए जाते हैं, जीडीपी के आंकड़ों का झूठा खेल पेश करके ये बेरोजगारी के आंकड़े छुपाए जाते हैं। अभी जो ये बजट आया है, कितने जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक जहां पर खर्चे होने हैं, सारी स्कीम में इन्होंने पैसा कम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारा घटाया है इन्होंने बजट, इन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बजट घटाया है, इन्होंने जितनी इस तरह की चीजें उसमें बजट घटाया। ये क्या कर रहे हैं? जनता को मार रहे हैं। मनरेगा हटाकर इन्होंने मजदूरों को मारा, और अब ये ट्रेड डील, ये जो भी ट्रैप डील है, इसको लाकर ये किसानों को मार रहे हैं। हमारे किसान मतलब अब जो इनकी राज्य में इतने मुश्किल से जी रहे हैं, अब तो वो बिल्कुल रोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी अब आएगा, सब कुछ आएगा। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में जब हमारे किसान, हमारे कृषि प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बन गए हैं। इससे पहले ये नहीं हुआ था। हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है, और वो तो खुश होंगे ही, क्योंकि उन्होंने तो सब स्पष्ट किया है ये अमेरिका के लिए ग्रेट डील है, लेकिन हम लोगों के लिए ये एक ट्रैप डील है। एक जो बात कही जाती थी ना, कि कहते थे, जिस तरीके से आरोप लगाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि वो मौनी बाबा है या वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके जैसा साहसी प्रधानमंत्री होने की ये सोच भी नहीं सकते। एक वाक्य जो है वो हमारे संस्कृत में कहा जाता है, न दैन्यम न पलायनम, न दया की भीख मांगूंगा और न भागूंगा। तो ये उन्होंने करके दिखाया था, और कोई डील इस तरह से स्वीकार नहीं की थी, और पार्लियामेंट में भी वो खड़े रहे थे जब उन पे कागज उड़ाए जा रहे थे। लेकिन ये जो सरकार है, ये जो प्रधानमंत्री है, ये जो हमारे मुखिया है, वो सिर्फ वही करते हैं, दैन्यम और पलायनम, हाथ जोड़कर भीख का कटोरा लेके भीख मांग के जो देंगे आप ट्रंप जी, हम उसको स्वीकार करेंगे। तुम दिन को अगर दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, रात को रात कहोगे तो रात कहेंगे, दिन को रात कहेंगे, रात को दिन कहेंगे, जो आप कहोगे वही हम कहेंगे, और हम बस आपके गुलाम हैं। हमने अपनी सारी संप्रभुता को ताक पर रख दिया है। तो ये अब पूरी इस तरह की चीजें हो रही है कि हमारे जो मुखिया हैं वो अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं, सफाई देने से भाग रहे हैं। अरे आपको अब तो एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है, मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, ये अनिल अंबानी के नाम आ रहे हैं। तो अब आपको तो, अगर आप समझते हैं कि देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, देश के मुखिया हैं, तो आपको पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पंचायत में आके आपको इस पर बात रखनी चाहिए, जो भी है अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन आप नहीं दे रहे। आप कहते हैं कि कांग्रेस कहती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हमें 2 किलो गाली दी जाती है, महिला सांसदों के लिए कहते हैं कि वो दांत से आके काट लेंगे, हमला कर लेंगे। कितने भीरू, कितने कायर, कितने डरी हुई ये सरकार है। इसलिए है क्योंकि इन्हें सच्चाई का सामना नहीं करना। एक संगठित गिरोह के माध्यम से इन्होंने देश के पूरे राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगाया हुआ है। लेकिन अब कुछ भी हो, जनता तक ये चीजें चली गई हैं, लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। किसान अब इसके ऊपर हो सकता है एक बड़ा आंदोलन शुरू करें, कांग्रेस भी इस मुद्दे को अब छोड़ेगी नहीं। और आप ये मान लीजिए कि अभी भी संसद चलेगी तो ये जानबूझ के ये खुद चाहेंगे कि संसद ना चले और इसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ा जाए, और मोदी जी को ऐसा कोई मौका ना आए कि उनको कोई सफाई देनी पड़े या बात करनी पड़े। तो ये पूरी जनता का, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था का
मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे लोकतंत्र को, हमारी विदेश नीति को गिरवी रख दिया गया है इस सरकार के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। जरा संजय जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ, कैसे आप देखते हैं पूरा बीता सप्ताह जो कुछ सामने आपके सामने रहा, आपने देखा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात की MM नरवणे की किताब, वो किताब छप गई थी, उसका विमोचन होना बाकी था और विमोचन होने से पहले NOC लेना था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, MOD से, और वो नहीं हुआ। लेकिन जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो राहुल गांधी को कहा जा रहा था कि ये किताब अभी तक छपी नहीं है, इसलिए राहुल गांधी ले आए उस किताब को। तो किताब से लेकर अमेरिका तक नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे एक्सपोज हो रही है, संजय कुमार सिंह साहब? नरेंद्र मोदी की सरकार चारों तरफ से घिर गई और घिरने में एप्स्टीन फाइल है, अमेरिका से डील है, ट्रंप से दोस्ती है और नरवणे की किताब में जो रक्षा संबंध, विदेश संबंध, सारी बातें हैं और दोनों एक साथ खुलासा हो रहा है। मतलब एप्स्टीन फाइल और नरवणे की किताब से भारत विदेश संबंध, चीन का हमला वगैरह वगैरह सारी बातें, और सब अपने अपने लेवल पे काफी सीरियस है। माने इनमें किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, किसी को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। तो उसमें इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये, और उधर ट्रंप भी वैसे ही फंसे हैं, ट्रंप भी एप्स्टीन फाइल में है और ट्रंप को अपने यहाँ वही सब करना है। मेड फॉर ईच अदर दोनों पहले से कहे ही जाते हैं, दोनों एक तरह के हैं, एक तरह से काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है, या जो सब हो रहा है उसमें मुझे लगता है कि ट्रंप से जो डील है वो हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है और बाकी चीजों को दबाने के लिए या साइड ट्रैक करने के लिए है, और जिसमें मुझे लगता है कि काफी कुछ कामयाबी मिल रही है लोगों को, दोनों पक्ष को। माने वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो अमेरिका के लिए भी है और उसमें इसको कामयाबी मिल रही है, क्योंकि ये जो युद्ध वाला मामला है या जनरल नरवणे वाला जो मामला है, वो पुलवामा से लेकर ना कोई घुसा है ना कोई घुसा तक, और हर चुनाव से पहले इस तरह का कुछ हो जाना बहुत मायने रखता है। और जिस ढंग से किताब में वर्णन है उससे लग रहा है कि वो सामान्य हमला नहीं था, और जिस ढंग से जब जरूरत पड़ी, माने जिस दिन राहुल गांधी ने संसद में इसकी चर्चा की, उसी दिन रात में अचानक ट्रंप ने घोषणा कर दी, और ट्रंप ने घोषणा की, उसके बाद ये नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, और वो जो दोनों के ट्वीट है या एक्स का पोस्ट जो है वो आप देखिए दोनों लगभग सिमिलर है। और जाहिर है उसमें जो ट्रंप ने कहा है उसकी नरेंद्र मोदी बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं उसकी ट्रंप नहीं बात करते, दोनों लोगों ने अपना अपना करा है और एक खबर बन गई। और उस खबर के बारे में ये छपा कि अभी 3-4 दिन बाद आए, अब वो उसका एग्रीमेंट आएगा और मार्च में वो इम्प्लीमेंट होगा, ये अभी कल परसों खबर छपी थी। तो इस लिहाज से वो पूरा मामला उस दिन या उस दिन के बाद के लिए बनाया गया था कि ये वाली खबर जो मूल खबर है इसकी जनरल नरवणे वाली, या जो उस दिन क्या हुआ था या उसके आगे पीछे क्या हुआ था, मैंने सिर्फ उस दिन की बात नहीं है, उससे पहले ही ना घुसा है ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है वाला मामला था। और उसके बाद फिर काफी दिन तक चीन का कब्जा रहा भारतीय क्षेत्र में, और फिर वो ये कोविड के बाद वापस गए, और जब वापस गए तो कई दिनों तक अखबारों में छपा कि वो वापस जा रही है सेना वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो इन लोगों ने खबरें छपवाई हैं उन सब का की पोल खुल रही है, और ये पता चल रहा है कि उस समय भी हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा था। तो इसलिए चूंकि फंस गए हैं, और इसलिए जो मूल मुद्दा है, असली मुद्दा यही है कि उस पर बात न हो, एप्स्टीन फाइल और ये चीन से संबंध या चीन का हमला या उसको आप जो भी कहिए। तो इन दोनों को छिपाने के लिए अभी बेस्ट था या सबसे सस्ता या सबसे आसान था कि ट्रेड डील वाले मामले पे विवाद कर दिया जाए। और ट्रेड डील वाले मामले पे विवाद इसीलिए हो रहा है, इसीलिए किया जा रहा है, मुझे लगता है कि बाकी चीजें ठंडे बस्ते में तक चली जाए या ठंडी हो जाए। और जहां तक किताब का मामला है, ये सबको पता है, माने अगर राजनाथ सिंह को नहीं पता हो सकता है, लेकिन जो लोग भी किताब के बारे में जानते, लिखते पढ़ते, किताब जिनकी छपी है, किताब समीक्षा के लिए जाती है रिलीज होने से पहले, और ISBN नंबर मिलने के बाद किताब छप जाती है। तो किताब परमिशन मिलने की अब कोई मतलब नहीं है। किताब अगर किसी ने लिख लिया तो जाहिर है उनको परमिशन था या वो एलिजिबल थे तब लिखेंगे, और किताब लिखना पहले से शुरू कर देंगे। अगर 2 साल के बाद लिखना है
तो लिखना पहले शुरू कर देंगे, 2 साल के बाद वो छपेगी, या 2 साल के बाद ISBN नंबर लिया जाएगा। तो ये सारी तैयारियां उन्होंने बिना कुछ नियम का उल्लंघन करके नहीं किया होगा, सब कुछ नियमानुसार ही किया होगा। और जाहिर है कि वो किताब छप जाएगी, रिव्यू के लिए जाएगी, ये एडवांस सेल के लिए जाएगी, और वो सब हुआ था, सब हम लोगों ने देखा है। अमेजन पे था ही, एडवांस बुकिंग हो रही थी, प्री सेल हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो उसके बाद ये कहना कि किताब छपी नहीं है इसलिए नहीं पढ़ने देंगे, वो सब बहाना था। और जाहिर है अगर किताब नहीं पढ़ने देना होता तो निशिकांत दुबे को भी नहीं पढ़ने देते। लेकिन अब वो कोशिश ये है कि किताब के मुकाबले किताब, ताकि मामला किताब पे आ जाए, किसी तरह घुमा फिरा के लोग किताब पे ले आना चाहते हैं, और नरवणे की किताब की चर्चा नहीं हो, दूसरी किताबों की चर्चा वो करना चाहते हैं, या किताब प्रकाशन, अनुमति, किसकी किसकी किताबें हैं वगैरह वगैरह ले आके उस पर चर्चा कर लेंगे। जैसा कि हमेशा करते हैं कि आपको SIR पे बात करनी हो तो कहेंगे चुनाव प्रक्रिया पे बात कर लीजिए। अभी SIR में भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। SIR में पहले तो कहा गया था ना कि हम विदेशी नागरिक देख रहे हैं, लेकिन देख क्या रहे हैं? लॉजिकल क्या है वो, तर्कसंगत विसंगति, तो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी। तो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की बात कहां से आ गई? वो तो आपको नागरिकता देखना था, उसमें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी तो नागरिकता में है ही नहीं। आप डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, उम्र देख रहे हैं, माँ बाप के जन्म का अंतर देख रहे हैं, ये सब तो देखना ही नहीं है। और इसके बारे में स्वीकार कर लिया गया कि वो सॉफ्टवेयर की गलती है। तो सॉफ्टवेयर की गलती है या सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसको रोक दो, मत करो। उसमें पैसा खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन उसको रोका नहीं जा रहा है। तो बात उस पर होनी थी, उसको रोकना है। तो उसको अगर रोक देंगे तो अगला चुनाव बीजेपी नहीं जीतेगी, तो उसको भी नहीं रोकना है। तो सारा मामला ये है कि ट्रेड डील पे ले आके लग दो, और बाकी जो चल रहा है तो चलने दो। तो मोदी सरकार जैसे काम कर रही है, जो करना चाहती है वो सब करे जा रही है, और उस पर ध्यान ना दिया जाए उसके लिए ट्रेड डील कर लिया गया है जैसे तैसे, और किया नहीं गया है। ये तो ट्रंप से बातचीत होगी। और चूंकि मैंने ये था कि फंसे हुए थे लोग और कह ही रहे थे कि अभी नहीं होना है, और तभी EU का ट्रेड किया गया था। EU वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ट्रंप से ट्रेड करने के मुकाबले EU वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो कई साल से रुका था, 2009 से लगभग बातचीत चल रही थी। तो उसके लिए मोदी जी का सम्मान नहीं हुआ, उसके लिए मोदी जी का सम्मान होना चाहिए था ना, उसके लिए मोदी जी का सम्मान नहीं हुआ। मोदी जी का सम्मान हुआ जब ट्रंप ने अकेले घोषणा कर दी और मोदी जी ने उसको कंफर्म कर दिया। तो जाहिर है ये प्लांटेड है, प्लान्ड है। और सिर्फ उतने पे बात होती तो शायद बवाल नहीं होता। सम्मान भी किया और करवाया गया ताकि उसी पे चर्चा हो, EU ट्रेड पे चर्चा नहीं हो, अमेरिका से ट्रंप वाले पे चर्चा हो। तो ट्रंप वाले पे चर्चा मोदी जी और ट्रंप मिलकर निपटा लेंगे और उस पर विवाद चलता रहे। लेकिन उस बीच जो है नरवणे की किताब या चीन का मामला और SIR दोनों चलता रहेगा और दोनों का काम हो जाएगा। देखिए SIR में फिर यूपी में तारीख बढ़ानी पड़ी, तो SIR जिस ढंग से हो रहा है उसको होने देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी के जीतने का इंतजाम करना है, वोटर्स हटाने हैं या जोड़ने हैं, जो भी करना है SIR की आड़ में, वो सब किया जा रहा है। उसके लिए समय भी उड़ाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है, और इस सब पर ध्यान नहीं जाए, और जाहिर है उसमें बीच में नरवणे की किताब भी आ गई, तो उस पर भी ध्यान नहीं जाए, तो इसको मैनेज करने के लिए इन लोगों को ट्रेड डील करना पड़ा। और ट्रेड डील को और बड़ा गंभीर बनाने के लिए मोदी जी का सम्मान भी करवा दिया गया। सम्मान करवाने की कोई जरूरत नहीं थी, और होना था तो EU के बाद होना था। EU के बाद नहीं हुआ, इसके बाद हुआ। ये सब इसीलिए है कि जानबूझकर ये सब क्रिएट किया जा रहा है। जैसे किताब नहीं छपी है तो नहीं पढ़ने देंगे वगैरह वगैरह, ये सब का कोई मतलब नहीं था। और ये सब जाहिर है, मैंने राहुल गांधी किताब लिया, ऐसा नहीं है कि राजनाथ सिंह को अंदाजा नहीं होगा कि किताब आ जाएगी और किताब हो जाएगी। और किताब तमाम लोगों के पास है। हाँ, किताब में शशि थरूर का वो है, टिप्पणी है कि किताब बड़ी अच्छी है वगैरह वगैरह। 5 लोगों के 5 विशिष्ट हस्तियों का, उसमें एक मुझे शशि थरूर का नाम याद है। तो जाहिर है कि किताब पहले कई लोगों को भेजी गई है, और उसमें कम से कम 5 लोगों का तो मैंने ही देखा है। वो किताब सेना को समर्पित है, तो उस किताब को रोकने का तो कोई मतलब नहीं था। और इन लोगों ने रोका है तो इनको सब पता होगा, और सब पता होने के बावजूद अगर ये लोग कर रहे थे तो इसलिए कर रहे थे कि वो इनकी मजबूरी थी। और जब वो मामला आ गया तो जानते हैं कि वो कितना बड़ा बवाल है, इसलिए उसको रोकने की कोशिश की गई। और सिर्फ इससे नहीं रोकता, इसीलिए सांसदों का मामला लाया गया, दांत काट लेने जैसे मुद्दे लाए गए कि आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आप उसी पे चर्चा करिए, जो असल मुद्दा है वो छूट गया। नहीं तो दांत वात काटने का क्या? इंदिरा गांधी को तो सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी थी, और इंदिरा गांधी को पता था,
इंदिरा गांधी को कहा गया था कि सिखों का मामला है, सिख सिक्योरिटी गार्ड नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको नहीं हटाया। तो इंदिरा गांधी की हत्या से क्या देश की बदनामी नहीं हुई? देश की सुरक्षा प्रणाली पे सवाल नहीं उठा? वैसे ही अगर नरेंद्र मोदी पे हमला हो ही जाता संसद में तो ठीक है, हो जाता, लेकिन उनके भाग जाने से तो कम बदनामी होती। तो उनके भागने से बदनामी करना है या सांसदों के दांत काटने से जो बदनामी होनी है वो देखना है। तो जाहिर है इन लोगों को ये वाला सूट करता है, इन लोगों ने इसका ऑप्शन चुना। तो इस तरह से पूरा मामला ये किया जा रहा है कि इनके फेवर में जो है वो काम हो जाए, या ऐसा ही हो जिसको बाद में कंट्रोल करें या लिपापोती कर सके, ताकि बड़े बड़े मामले ना खुले। कहीं ये ना आ जाए कि पुलवामा कैसे हुआ था जी, या गलवान क्यों हुआ था, या क्यों करवाया गया था, कैसे हुआ था। बहुत संभावना है, बहुत आशंका है कि करवाया गया था, करवाया गया होगा। तो ये सब ना खुल जाए, उससे रिलेटेड पता नहीं किताब में क्या, किताब पढ़ूंगा तो पता चलेगा, उससे रिलेटेड कुछ है कि नहीं, वगैरह वगैरह, वो सब देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मामला यही है कि ध्यान बंटवा दिया जाए दूसरी तरफ, और एक जो बहुत गंभीर मामला है उसकी चर्चा ना हो। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दांत काटने वाली बात जो है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। और किस दिशा में आखिर लेके जाना चाहते हैं आप? सांसदों को क्या समझ रखा है आपने, चाहे महिला हो या पुरुष हो? मतलब ये करेंगे? सिखों का उदाहरण आप दे रहे हैं, जो उनके साथ हुआ, इंदिरा गांधी के साथ हुआ, वो एक टेररिज्म वाली बात थी। वहाँ टेररिस्ट थे, वहाँ पंजाब का मामला था और वो एक अलग स्थिति थी। लेकिन यहाँ पर आप कहाँ लेके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ संजय जी, मैं बात ओम बिरला साहब की कर रहा हूँ, इस पूरे संसदीय प्रणाली की कर रहा हूँ। हमारे साथी शकील जी वहाँ लगातार रोज़ रहते हैं, आंखों देखी बताते भी हैं और बहुत कुछ वहाँ पर देखते हैं। हम लोग भी कई बार वहाँ रिपोर्टिंग में रहे हैं, देखे ही हैं, आप भी, हम भी, अंशु जी, सब ने। तो इसलिए ये बहुत दुखद है जो चीज़ें आ रही हैं। ये गरिमा को, संसदीय प्रणाली को, सरकार की गरिमा को, उसको गिराती, हमारे लोकतांत्रिक जो पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं छेद वाली बात है यहाँ पे। लेकिन अमलिंदु जी, आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या सचमुच अमेरिका को सामने लाकर ये ढाल बनाने की कोशिश है, या उस ढाल में खुद ही दब जाएगी ये सरकार, ऐसा माना जाए? राजीव जी, देखिए, अमेरिका से जो डील की बात चल रही है और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने हमला बोला है और डील की जो बातें अब सामने आ रही हैं, पीयूष गोयल साहब का बयान भी आ गया है और ट्रंप साहब बता ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस डील में और भी बहुत कुछ है जो अभी देश के सामने नहीं आया है। और अगर डील में जो कुछ है तो संसद में उसे क्यों नहीं बताया गया? पीयूष गोयल साहब बाहर आकर बता रहे हैं, राजीव जी, एक सैद्धांतिक मसला है और अगर संसद का सत्र चल रहा है तो अब तक की संसदीय परंपरा यह रही है कि कोई भी सैद्धांतिक बात होती है तो वो संसद में बताई जाती है, संसद के बाहर नहीं बताई जाती है। यूपीए की सरकार भी थी राजीव जी, और पहले भी सरकारें रही हैं, उस समय भी अगर कोई मंत्री बाहर बयान दे देता था तो इस पर बड़ा संसद में बवाल होता था कि जब संसद चल रही है तो आपने ये जानकारी संसद को ना देकर आपने बाहर क्यों दे दी? तो पीयूष गोयल साहब ने जो जानकारी बाहर दी है वो संसद के अंदर क्यों नहीं दी? सवाल ये है। और मुझे लगता है कि सोमवार को जब संसद होगी तो ये मसला उठना चाहिए कि भाई आप जो जानकारी बाहर दे रहे हैं वो जानकारी आप संसद को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एक मसला तो राजीव जी ये है। दूसरा की जो डील की बात है, मुझे लगता है राजीव जी कि ये सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है और पूरा देश इन्होंने ट्रंप के हाथों बेच दिया है। क्योंकि जो भी शर्तें आ रही हैं या बताई जा रही हैं वो ट्रंप जो बता रहा है वो आके बाद में सिर्फ उसकी पुष्टि की जा रही है कि हाँ ये इस तरीके से हुआ है, लेकिन उस पर जो है मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमने किसानों के हित नहीं बेचे हैं, हमने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया है, हमें बहुत लाभ होगा, इस तरह की बातें बताने की कोशिश की जा रही है। इस डील के बीच में जो कृषि और पशुओं से संबंधित जो डील है राजीव जी, उसमें ये खुलासा अभी तक नहीं किया, जैसा कि अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि वो मांसाहारी दूध आएगा कि नहीं आएगा, मांसाहारी दूध के उत्पाद आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमारे सनातनी जो व्रत करते हैं वो अब सनातन धर्म की रक्षा अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मालूम नहीं पड़ेगा कि जो वो खा रहे हैं व्रत में तो वो मांसाहारी दूध से बना हुआ है या किससे बना हुआ है। तो मोदी जी बताएं कि भाई अब मांसाहारी दूध आएगा कि नहीं आएगा, इस पर स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि ट्रंप तो अड़ा हुआ था कि मांसाहारी दूध भेजेगा वो यहाँ, और इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि भाई यहाँ तो होता नहीं है।
तो इसलिए राजीव जी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर हैं। और जैसा कि आज पवन खेड़ा ने कहा कि आपकी कुछ फाइल्स चाहे चीन के पास हो और चाहे एपस्टीन के पास हो, हमें इससे क्या लेना देना। आपकी कुछ भी फाइल हो राजीव जी, अगर मान लीजिए कोई फाइलें थी भी और हैं भी है कुछ फाइलें, और इसके बाद अगर मोदी जी अड़ जाते कि चाहे मेरी तुम कोई भी फाइल सार्वजनिक कर दो, लेकिन अपने देश के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा, समझौता नहीं करूंगा इस मसले को लेकर, तो वो फाइलें कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कुछ होती भी तो अगर इस तरीके की कुछ बात है तो यहाँ तो उनको अड़ जाना चाहिए था कि भाई अगर आप इस फाइलों को खोलना चाहते हैं बिल्कुल खोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ, अपने देश के नागरिकों के स्वाभिमान के साथ और अपनी देश की संप्रभुता के साथ हम किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे आप हमारी व्यक्तिगत कितनी भी फाइल लाकर खोल दीजिए। तो मोदी जी के हाथ में राजीव जी अजर अमर होने का एक अस्त्र था, जो उन्होंने डर कर जो है, जो कह रहे हैं राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज जो डरपोक है, तो वो डर कर और कंप्रोमाइज होकर जो है वो अपने हाथ से गंवा दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए, भारत के हितों की रक्षा के लिए मोदी जी अड़ सकते थे, दोस्ती अपनी चंप से तोड़ सकते थे कि हमारी तुम्हारी दोस्ती अलग है, मगरमच्छ बचपन में हम लोगों ने भले ही साथ में पकड़े हों, लेकिन मैं अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, देश नहीं बिकने दूंगा, जो कहा था मैंने वो मैं नहीं बिकने दूंगा। ये मोदी जी कर सकते थे, जो मोदी जी नहीं कर पाए हैं राजीव जी। मगरमच्छ साथ में आप कह रहे हैं, क्या साथ साथ पैदा हुए थे क्या? बड़नगर में वो भी थे क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब? इसीलिए गए थे शायद अहमदाबाद लेके गए थे पिछली बार, याद कीजिए। खैर, आना चाहता हूँ, अब मगरमच्छ की कहानी आप बाद में बताइएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हैं साथ में मगरमच्छ पकड़े थे साथ साथ। आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी, क्या ये वही सवाल है कि क्या यहाँ पर ट्रेड डील जो है एक बहाना है और इसके पीछे बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है और अपनी सरकार को बचाना है? ये है नरेंद्र मोदी की सरकार का मामला या मामला कुछ और है? क्या कुछ दिखाई दे रहा है और अगला सप्ताह कैसा रहने वाला है संसद के लिहाज से? शकील जी। राजीव जी, सरकार को क्या बचाना, अब तो खुद को बचाने की बात है। अमलेंदु जी बहुत उकसा रहे हैं कि बोल दें ऐसा कि मेरा व्यक्तिगत जो भी हो दे दें, उसी को बचाने के लिए तो सब कुछ हो रहा है। राहुल एप्स्टीन फाइल का नाम ले चुके, कांग्रेस ने ऑफिशियली, आज पवन खेड़ा ने नाम ले लिया एप्स्टीन फाइल का। अब इसके बाद क्या बचा है? देखिए, हालत बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं। उनके जो नैरेटिव थे, जो कहानियां वो चला देते थे, अब वो चल नहीं रही हैं और ये सब दिखने लगा है। देखिए, दो उदाहरण हैं इसके बहुत बड़े। एक, बीजेपी बहुत सोच के निशिकांत दुबे को सामने लाई थी कि निशिकांत दुबे के जो आरोप हैं, जो भद्दे कमेंट हैं, जो अश्लील वल्गर गालीनुमा बातें हैं, वो चल जाएंगी और मीडिया और जनता उसमें चर्चा करने लगेगी। लेकिन उसको मीडिया ने उठाया ही नहीं। थोड़ा बहुत उठाया, लेकिन मीडिया भी समझ गया कि इससे हम खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जनता में तो ये सवाल गए ही नहीं। जनता तो जानती है कि ये सब ये ऐसे ही कहते रहते हैं। दूसरा, उसके बाद इन्होंने एक उससे ही बड़ा दांव खेला कि अगर निशिकांत दुबे नहीं चले तो अब मोदी जी को खतरा बताओ। बहुत बड़ी बात है ये तो यही चलना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री को खतरा कांग्रेस के द्वारा, लेकिन ये भी नहीं चला। ये बात भी जनता में नहीं गई और इसको भी मीडिया उठाने से डर गया, घबरा गया। उसे लगा कि ये तो हमारी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर देगा। संसद के अंदर कोई कैसे हमला कर सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो अभी आप ही ने कहा कि उस टाइम आतंकवाद का एक बड़ा इशू था इंदिरा गांधी वाली बात के समय, सही बात है। इस वक्त ऐसा कौन सा इशू था कि जो कोई उनके ऊपर हमला कर दे? इशू क्या था? सामान्य जो है आरोप प्रत्यारोप, राजनीति की बातें, ये सब चल रही थी।
किताब की बात थी, इसमें हमला करने वाली बात कहां से आ रही थी? तो ये दोनों चीजें नहीं चली। ये किस बात के संकेत हैं? ये इस बात के संकेत हैं कि जो 12 साल से मोदी जी का नैरेटिव चल रहा था, मोदी जी की कहानी चल रही थी, जो मोदी जी कहे वही सही, कुछ भी मोदी जी बोल देते थे वही चलने लगता था, अब वो नहीं चल रहा है। तो इसलिए अब सवाल सरकार बचाने का नहीं है, सवाल जो है मोदी जी को खुद बचाने का है। यही स्थिति अगर रहेगी, और रहने वाली है, क्योंकि मोदी जी के हाथ में कोई कार्ड ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो उधर से अमेरिका करेगा, उधर से चीन करेगा, तो बीजेपी और आरएसएस भी ये कहेगी कि भाई साहब ये कब तक? आखिर देश का सवाल है, वो लोग भी तो इंसान हैं, वो भी लोग भी तो सोचेंगे आखिर, और उनकी अपनी राजनीति भी तो है कि कब तक। क्योंकि एप्स्टीन फाइल की बात अभी तक चोरी छुपे हो रही थी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आ गई वो। जब नेता प्रतिपक्ष कह दे, कांग्रेस ऑफिशियली कह दे उसको, फिर क्या बचा है उसमें? तो अगर ये उसमें कुछ है तो मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, छुपा नहीं सकते वो। और अगर उसके नाम पे अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, ट्रंप साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो कल कहां तक ले जाएगा अमेरिका? सोचना भी मुश्किल है। फिर तो ट्रंप क्या क्या मांगेंगे आपसे, क्या क्या करवाएंगे आपसे, और अभी करवा ही रहे हैं। जो ये डील है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। पवन खेड़ा बता रहे थे बहुत सही तरीके से, 3% टैरिफ देके हमारा व्यापारी जो है, हमारा उद्योगपति जो है, अमेरिका के बाजार में अपना माल ले जाता था। 3% देता था, वो 50 हुआ, 25 हुआ, 18 हुआ, और हम खुश हैं। 3 से 18 हो गया, मुद्दा यह है। लेकिन आज मीडिया इसको इस तरह नहीं बता रहा है। 2012 में इसी तरह की कहानियां रोज रोज दोहराई जाती थी, तो लोगों के दिमाग में जम जाती हैं। हम लोग बताते हैं, जितना हम लोगों की शक्ति है, जितना हम लोगों का प्रसार है, उतनी बात पहुंचती है। सवाल यह है कि इस बात को कौन बताएगा कि 3% टैरिफ था, उसको बढ़ा के 18 कर दिया, और 18 भी फाइनल नहीं है अभी तो निगाह रखी जा रही है आपके ऊपर। कि अगर हमें जरा भी शक हुआ कि आपने रूस से बात करी, हम फिर 25 कर देंगे, 50 भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। कोई कानून नहीं है हमारी सजा देने का, जो चाहे सजा दे सकते हैं। ये हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और दूसरी बात, जो अमेरिका पहुंचाने वाला है हमारे यहां, वो क्या आएगा? ये हमारे देश की जो खेती है, जो बीज हैं, जो पूरी व्यवस्था है, वो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जितने चिंतित किसान संगठन हैं, उतने ही चिंतित भारत का कृषि वैज्ञानिक भी है। बोल नहीं पा रहा है कृषि वैज्ञानिक भारत का, बहुत डरा हुआ है वो। लेकिन आपको मालूम है कि एक बार भी जीएम फसलें यहां पे आ गई, उसके बाद होगा क्या? तो सब कुछ बड़ा खतरनाक हो जाएगा, सारी की सारी चीजें। हमारी जो अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, हो सकता है उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए, और फिर हम उसको बचा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए आज की तारीख में सवाल मोदी जी की सरकार बचाने का नहीं है। मोदी जी के सामने आज खुद अपनी छवि बचाने का सवाल है, खुद को बचाने का सवाल है, और वो अमेरिका और चीन से भी, और खुद अपनी पार्टी और आरएसएस से भी। मोदी जी जो है इस वक्त सबसे बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। जी राजीव जी, एक बुरी स्थिति में है नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन एक्सपोज कर रही है कांग्रेस पार्टी, चाहे वो अमेरिका की ट्रेड डील हो, चाहे इधर राहुल गांधी जो बातें लेके आ रहे हैं। एमएम नरवणे की किताब, वो किताब छप चुकी है, कि जैसा संजय जी भी बता रहे थे, किताब छप चुकी है, कई लोगों के पास वो किताब ऑलरेडी पहुंच चुकी है। लेकिन और सबसे बड़ी चीज़ कि पिछले एक आरटीआई में खुलासा हुआ है, 3 साल या 1 साल की 5 साल, शायद 5 साल में 35 किताबें
लिखी गई और सरकार से परमिशन मांगे गए। 35 में से 34 किताबों के परमिशन मिल गए, यानी 34 किताबें परमिशन के साथ पब्लिश हो चुकी हैं और उसे मार्केट में फ्लोट किया जा चुका है, बेचा जा चुका है। ये 35वीं किताब है, ये 35th नंबर की किताब है जो परमिशन से पहले ही वहाँ अटकी पड़ी है। साल भर से ज़्यादा का वक्त हो गया, साल भर से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गए और 2 साल हो गए, लगभग 2 साल हो गए। संजय जी भी बता रहे हैं 2 साल हो गए और ये किताब अभी पड़ी हुई है। तो देखते हैं क्या पड़ी ही रहेगी किताब, पेंगुइन ने छापा है इसको या इस किताब को बाहर भी लाया जाएगा। संजय जी एक छोटा कमेंट, आप चूंकि आप इस पे बात कर रहे हैं, जरा इस किताब के बारे में आपसे समझना चाहता हूं, फिर अंशु जी आपके पास आते हैं। संजय जी क्या कह रहे हैं आप? संजय जी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या लगता है कि किताब ऐसी रहेगी? लेकिन उससे पहले, इस किताब के मार्केट में आने से पहले इतनी चर्चा राहुल गांधी ने कर दी है, अब शायद MOD से परमिशन मिलने में भी तकलीफ हो पेंगुइन को। नहीं, MOD से परमिशन मिल जाना चाहिए। नहीं, ऑन है जी, ऑन है जी जी जी। MOD से, हाँ, MOD से परमिशन मिल जाना चाहिए था या डिनाई हो जाना चाहिए था? ये तो बीच बीच में लटका के रखा गया है ना। अगर डिनाई करते तो उसका कोई रीजन देना पड़ता, चूंकि कोई रीजन नहीं इसलिए डिनाई नहीं किया गया है, और चूंकि डिनाई नहीं किया गया है इसीलिए राजनाथ सिंह को यकीन, परमिट भी नहीं किया गया है, इसीलिए राजनाथ सिंह को यकीन था कि किताब छपी ही नहीं होगी, जो कि छप गई थी इसलिए क्योंकि उसका प्रीवियस ऑर्डर था, बाहर बेच सकते थे वगैरह वगैरह। और जब परमिशन देने का रिवाज है और सरकार को ही देना है, और अभी पीछे डॉक्टर राकेश पाठक ने बताया थी कि उसके नियम तय हैं, और बीजेपी सरकार ने उस नियम में संशोधन किए हैं कि कौन कैसी किताब लिखेगा, क्या लिख सकता है, कितने दिन बाद लिख सकता है वगैरह वगैरह। तो बीजेपी सरकार ने उसमें संशोधन किए, किताब लिखी गई और प्रकाशक उसको छापने के लिए तैयार हुआ, ISBN नंबर आ गया, इसका मतलब है कि सब कुछ नियमानुसार था। और अगर नियमानुसार नहीं होता तो खंडन कर दे, ये मना कर देना चाहिए था कि इसको परमिशन नहीं मिलेगा। तो परमिशन नहीं मिलता तो बात ही बंद हो जाती, तब दूसरी तरह से बात आ सकती थी, वो अलग चीज है। लेकिन परमिशन डिनाई नहीं किया गया है और परमिशन दिया भी नहीं गया है। और दूसरी तरफ सरकार के प्रचार वाली तमाम किताबें हैं और लोग नौकरी में रहते हुए, ये तो रिटायर होने के बाद लिख रहे हैं और रिटायर होने के बाद भी समय गुजर गया है, तमाम लोगों को किताब लिखने की अनुमति नौकरी में रहते हुए दी गई है। जो उसमें एक किताब वो भी थी इंडिया एट 100, जिसकी 10,000 कॉपी की ऑर्डर यूनियन बैंक ने दिया था। तो सरकार जो चाहती है वो उसके प्रचार वाली किताबें छप रही हैं, जो सरकार को पसंद नहीं है उसको रोक दिया जाता है। और संयोग से ये एक किताब उसमें से है जिसको सरकार ने ना मना किया है ना छपने दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है वो उनकी है कि 350 ही परमिशन के लिए आए और एक को परमिशन नहीं मिला। लेकिन लोग जानते हैं कि इसके लिए परमिशन नहीं मिलेगा, वो इंतजार कर रहे हैं कि ये किताब, मुझे जानकारी है कि एक प्रकाशक ने नीच नाम से किताब छापने से मना कर दिया था और उसने कहा कि नहीं, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये अनैतिक लगता है। तो किताब, और जाहिर है वो किताब नहीं छपी, नहीं आई, उसकी चर्चा ही नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये किताब नीच नाम से बन रही थी, तो या बनने की तैयारी थी। तो इसका मतलब है कि लोग भी जानते हैं कि कौन सी किताब छप सकती है या किसका परमिशन मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, कौन सी बिकी नहीं पाएगी। बहुत सारी किताबें हैं जो बिकी ही नहीं, जिसकी चर्चा नहीं हुई। उसमें राणा अय्यूब की किताब है गुजरात फाइल्स, तो तमाम फाइल्स की चर्चा होती है। गुजरात फाइल्स वाली किताब छपी और उसमें परमिशन की जरूरत नहीं थी, पर ना बिकी ना उसकी चर्चा हुई। चर्चा हुई मतलब कि वो सरकारी स्तर पे चर्चा नहीं हुई, सरकारी जवाब नहीं आया उसका, उसमें जो सरकार पे आरोप है वो सब नहीं आया। तो इस तरह से किताबों की पॉलिटिक्स अलग है, और आए किताब पे चर्चा करें, बहुत मजा आएगा, उसमें बहुत सारा मसाला है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। निशिकांत दुबे समझ रहे हैं कि उन किताबों की बात करेंगे जिसमें जो छप चुकी है, वो तो छप चुकी है, उसमें सबको पता है। जो नहीं छपी उनकी बताता हूं ना मैं, वो 50 किताबें हैं जो नहीं छपी, जिसकी परमिशन नहीं मांगी गई या परमिशन नहीं मिली, वो अलग है। बहुत सारे मामले हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किताबों की दुनिया को बहुत नज़दीक से आप देखते हैं, समझते हैं, इसलिए संजय जी आपसे ये बात पूछ रहा था। लेकिन आना चाहता हूँ अंशु जी आपके पास। अंशु जी कैसे देखती हैं, क्या अगला सप्ताह भी ऐसे ही रहने वाला है जैसे बीता सप्ताह हमने देखा, और काला अध्याय हमने देख लिया संसदीय प्रणाली में, और
परंपरा की दुहाई देने वाली सरकार परंपरा को कैसे तार तार कर रही है, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की रणनीतियां कैसे एक्सपोज हो रही हैं, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें कहाँ पे आपको दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी, अगर ये सीधा पूछा जाए कहाँ दिखाई देते हैं? देखिए, उन्होंने जितने ढाल अपने खड़े करने थे वो खड़े कर लिए, चाहे ओम बिरला हों, चाहे निशिकांत दुबे हों, चाहे और भी दूसरे सांसद हों। जिस ढंग से बातें होती हैं, गिरिराज सिंह भी कई बार अलग अलग बातें करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे और उन सब के बीच खुद का सम्मान करवाना अमेरिकी डील में। और ये एक बढ़िया सवाल संजय जी ने शायद किया था या आपने किया था कि यूरोपियन डील, जब यूरोपीय संघ के साथ में डील हुई तो उस समय आखिर उनका, संजय जी कह रहे थे, उस समय आखिर क्यों नहीं सम्मान हुआ? उस समय भी सम्मानित करवाते, बड़ी डील हुई थी और शानदार डील हुई थी। लेकिन अमेरिका के साथ आप इस बात को इतना एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? इस बात को इस कदर मीडिया के जरिए बाहर लाने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या अमेरिका का प्रभाव हमारे ऊपर चुनावी जो राजनीति है उस पर ज्यादा पड़ने वाला है, खासकर 5 राज्यों के चुनाव में? ऐसा कुछ देखा जाए? अंशु जी, आपने जिस तरह से पूछा राजीव जी, सबसे पहले तो क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटी है या फिर उनका जो एक लोगों के बीच एक ऑरा था, या जिस तरह से मोदी मोदी उनके भक्त भी कहते थे, वो घटा है? बिल्कुल घटा है और बहुत ज्यादा घटा है। और जिसे कहा जाए कि इसको घटाने में और उनकी छवि को एकदम डरपोक और कायर बनाने में जो उनके प्यादे हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वही सब ये रोल, भूमिका और अच्छे से निभा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं कि प्रधानमंत्री जी का भाषण कौन लिखता है, लेकिन जिस तरह का उन्होंने संसद में भी भाषण पढ़ा, जिसमें वो मतलब अगर 1.25 घंटे 1 घंटे 35 मिनट का भाषण था, तो वो उसमें अधिकांश टाइम वो गांधी परिवार को एक तरीके से अपमानित करते रहे, नेहरू जी को अपमानित करते रहे, 2-2 किलो गाली का जिक्र करते रहे, और मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस तरह से कह के अपने आप को बिल्कुल विक्टिम दिखाते रहे। ये सब एक पैंतरे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बार बार वही दाव चलने से कबड्डी के खेल में या किसी भी खेल में ओपोनेंट भी जान जाता है कि ये वही दाव चलेगा, और फिर वो उसको उसी के दाव में फंसा देता है। तो जब इन्हें लगा कि नरवणे जी की किताब राहुल गांधी सौंप देंगे, या एप्स्टीन फाइल पे चर्चा हो जाएगी, या फिर चीन को लेकर कि हमने कैसे वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जो उचित समझो वही करो, ये जब हैशटैग होने लगा तो उन्होंने कहा इससे बचे कैसे, और सभी इनको बचाने में जुट गए। और उसमें भूमिका निभाई जो बिरला जी हैं, ओम बिरला जी, वैसे तो वो पूरी तरह से पक्षपात करते हैं, वो स्पीकर की तरह तो अभी अपनी भूमिका कभी निभाते नहीं हैं। उनके 2 मुंह हैं, आप कभी देखा कीजिए। जब वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ होते हैं तब उनका ऐसे फेस होता है, और जब वो ऑपोजिशन की तरफ होते हैं नो नहीं। तो इतने अच्छे वो कलाकार हैं कि मैं क्या कहूँ कि एनएसडी या कोई मतलब फिल्म फेयर अवार्ड उनको दिया जाना चाहिए कि कैसे वो घड़ी घड़ी अपना, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की, आपने सुपर एक्टिंग बिल्कुल, मतलब ये देख के आपके लिए तालियां। मतलब ये दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह का ड्रामा संसद के अंदर कर रहे। वो स्पीकर हैं, उनको इम्पार्शियल होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, जब राहुल जी बोलते हैं तो माइक बंद कर देते हैं, ऑपोजिशन बोलता है माइक बंद कर देते हैं, उन्हें किताब को कोट नहीं करने देते, अखबार को कोट नहीं करने देते। आप याद रखिए, ये वही संसद थी जब जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ आते थे तो वो अखबारों का, कागजों का पूरा ढेर लेकर आते थे और पूरा उसको लेकर वो चर्चा करते थे, और इनके नेता तक वहां प्ले कार्ड और ये सब उड़ाते थे। हालांकि ये नियम विरुद्ध है, लेकिन नियम केवल आप ऑपोजिशन को बताते हैं। जब आपके जो नेता हैं वो बोलने के लिए खड़े होते हैं, जो दुबे जी खड़े होते हैं और वो अंट शंट बोलते चले जाते हैं, तब ना आप माइक ऑफ